हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी करें होंगे। आज सभी को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। तो चलिए, आज इस वीडियो में हम कराने वाले हैं राजनीति विज्ञान का चैप्टर नंबर 2, सत्ता में सत्ताधारी की करने प्रणाली। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। आज इस वीडियो में मैं कराने वाला हूँ क्वेश्चन टाइप। ठीक है, इसमें जितने भी होंगे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बुक से रिलेटेड होंगे, एग्जाम में आते हैं, सभी क्वेश्चनों का हल इस आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आ गया कि पंचायती राज का शुभारंभ कब और कहाँ से हुआ था। पंचायती राज जो बना हुआ है ये कब बना और कहाँ से बना था। तो पंचायती राज की अगर बात करें तो ये राज्य व्यवस्था शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में भारत के राजस्थान नागौर जिले से ये शुरू हुआ था पंचायती राज। ये फिर धीरे धीरे सभी राज्य में फैल गया। दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा को मान्यता दी गई है। अगर देखा जाए तो भारत में बहुत सारे भाषा है, लेकिन भारत में मुख्य रूप से 22 भाषा को अनुमति दी गया है और 22 भाषा ही बोली जाती है। ठीक है, तो संविधान सभा की अनुसूची में कितनी भाषा है? 22 भाषा को मान्यता दिया गया है जो यहाँ पे बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि बिहार के नगर की शासन व्यवस्था की संचालित करने के लिए कैसी व्यवस्था की गई है। तो अगर इसकी बात करें तो व्यवस्था जो बिहार में नगर शासन व्यवस्था संचालित करने के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। इस प्रकार जो कि नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम, ये 3 तरह का व्यवस्था जो है नगर की शासन व्यवस्था को प्रचलित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं बच्चों कि किस शासन में नगर पंचायत की व्यवस्था होती है। मतलब किस शहर में नगर पंचायत की व्यवस्था होती है, कौन सा शहर नगर पंचायत कहलाता है। तो जिस शहर की आबादी 12,000 से 40,000 के बीच हो वहाँ नगर पंचायत की व्यवस्था होती है। अगर होती क्यों है? क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होता है। ठीक है, जिससे जनसंख्या बढ़ने के कारण वहाँ पे जो आप कह सकते हैं कि फूड प्रोडक्ट हो गया या कोई ऐसे चीज़ की समस्या, जहाँ पे ज़्यादा लोग हो ना वहाँ पे कचरा ज़्यादा फैलता है, इसलिए वहाँ पे नगर नियम बना दिया जाता है वहाँ पे साफ़ सुथरा का ख्याल करने के लिए। ठीक है, तो याद कर लेना है कि नगर पंचायत की व्यवस्था जो किया जाता है जहाँ पे 12,000 से 40,000 के बीच आबादी हो जाता है वहाँ पे नगर पंचायत की व्यवस्था की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि नगर पंचायत के सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। नगर पंचायत की अगर सदस्यों की संख्या की बात करें तो नगर पंचायत सदस्यों की कम से कम 10 या अधिक से अधिक 37 हो सकती है। अगला हम बात करें तो अगला क्या है कि किस शहर में नगर परिषद का गठन किया गया था। नगर परिषद जो था ये किस शहर से शुरू होता है। तो बात करें तो जिस शहर की आबादी 2 लाख से 3 लाख के बीच होती है वहाँ नगर परिषद का गठन होता है। अभी इसके पहले आपने क्या पढ़ा? इसके पहले आपने आपको बताया नगर पंचायत, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा नगर परिषद। ध्यान दीजिएगा, नगर पंचायत अगर से पूछ ले तो 12,000 से 40,000, और नगर परिषद पूछ ले तो उसमें संख्या हो जाएगा 2 लाख से 3 लाख के बीच होगा, तो वहाँ पे नगर परिषद की गठन किया जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि नगर परिषद के सदस्यों की संख्या होती है। तो नगर परिषद की संख्या की बात करें तो 10 से 40 के बीच होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि संघ राज का अर्थ क्या होता है। संघ राज किसे कहते हैं? तो संघ राज का अर्थ होता है केंद्र और राज्य सरकार को मिला जुला रूप है जिसमें दोनों मिलकर शासन व्यवस्था को संचालित करते हैं, इसी को संघ राज का मतलब होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि संघीय शासन के 2 विशेषताएं बताइए। संघीय शासन के 2 विशेषताएं क्या क्या है? तो संघीय शासन के 2 विशेषताएं है जो इस प्रकार से दिया गया है। पहला है दोहरी शासन का गठन एवं व्यवस्था, सर्वोत्तम एवं केंद्र सरकार और उसकी विभिन्न अनुवाई को इकाई में बांटा गया है। अगला है 10 नंबर क्वेश्चन कि ग्राम पंचायत का मुख्य अंग कौन सा होता है। ग्राम पंचायत का मुख्य अंग क्या क्या होता है? तो ग्राम पंचायत का मुख्य अंग इस प्रकार पहला होता है ग्राम सभा, उसका होता है कार्यनीति की समिति, कार्य सेवक, ग्राम रक्षा दल और ग्राम कचहरी। ये सभी ग्राम पंचायत की प्रमुख होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहा कि सत्ता के विकेंद्रीकरण का क्या आता है। सत्ता का विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं, इसका क्या अर्थ होता है? तो अगर से बच्चों इसकी बात करें तो सत्ता के विकेंद्रीकरण का तात्पर्य सत्ता के एक स्थान को केंद्रीकरण न कर उसका विभिन्न स्तर से विभाजित किया जाना। भारत में केंद्र राज्य का मध्य शक्ति विभाजन इसके उदाहरण है। बच्चों अगर अगला बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की समवर्ती सूची से आप क्या समझते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप भी इसको नोट कर लीजिएगा। ये समवर्ती सूची आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछे जाते हैं। तो क्या पूछा कि समवर्ती सूची से आप क्या समझते हैं? तो हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या बोला कि हमारे संविधान के 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियाँ विभाजन किया गया, मतलब बांटा गया है। समवर्ती सूची में उन मामलों को शामिल किया गया है जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को प्राप्त होता है। सही बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 13 क्या कहता है बच्चों की समवाद लोकतंत्र का अनुकूलन है। क्या अनुकूलन है? तो संघवाद लोकतंत्र व्यवस्था करता है और उनके शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों को आपसी सौंदर्य का एक विश्वास रहेगा। उन इस बात का भय नहीं रहेगा कि इसे भाषा की संस्कृति और धर्म दूसरे को लाद दी जाए। देखिए संघ लोकतंत्र बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं होता तो क्या होता कि दूसरे धर्म के लोग, दूसरे भाषा के लोग दूसरे लोगों पर अत्याचार करता, धर्म को लाद देता। जैसे कि मुस्लिम है, यहाँ पर क्या बोला, संस्कृत और धर्म दूसरे पर लाद दी जाएगी अगर एक ही भाषा होता तो। इसलिए भाषा अलग अलग है, सभी अपना अपना भाषा में स्वतंत्र है, बोल सकता है। अगला है कि सत्ता में सरदारी सही है क्यों। सत्ता में सरदारी है क्यों है? तो विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करता है। अगर सत्ता में सरदारी नहीं होगा तो जो समुदाय जो होता है, या हिंदू हो या मुस्लिम हो, ये दोनों के बीच क्या होगा, टकराव होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी फिलहाल में बांग्लादेश से में जो क्या हाल हुआ है। तो इस तरह का जो माहौल होता है, टकराव को कम करने के लिए सत्ता में सरदारी की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है कि सत्ता की सरदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। मतलब सत्ता की जो सरदारी होता है लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। तो लोकतंत्र की अगर बात करें तो सत्ता की जो सरदारी में लोकतंत्र इसलिए महत्व रखती है कि लोकतंत्र दुनिया की सभी जाति, धर्म, समुदाय तथा भाषा के मिश्रण है। लोकतंत्र में उपरोक्त सभी प्रकार के लोग शासन में समान है भागीदारी बनाया जाता है ताकि सभी
भी कभी भी जाति धर्म संप्रदाय नाम पर विभाजन की स्थिति उत्पन्न न हो। अगर देखिए, अगर उत्पन्न जाति धर्म की बात आया ना, तो जब हमारा देश 1947 को जब आज़ाद हुआ था, तो उसमें क्या था कि जब देश आज़ाद हुआ तो वहाँ पे जो अंग्रेज लोग थे, बहुत संघर्ष हुआ। तो पाकिस्तान जो अपने ही इंडिया का ही एक हिस्सा कहलाता था, लेकिन जब बंटवारा हुआ तो मुसलमान ने मांग रख दिया कि नहीं, हम मुसलमान को हम एक अलग देश चाहिए। तो ऐसा हुआ कि मुसलमान लोग क्या किए, अपने देश के लिए वो पाकिस्तान वाले हिस्सा में कहें कि नहीं, अब इधर हिंदुस्तान रहेगा और इस एरिया में पाकिस्तान रहेगा। तो बहुत सारे मुसलमान जो इंडिया के थे वो पाकिस्तान चले गए। फिर वहाँ पे जब हिंदू गए तो हिंदुओं को मार के भगाया गया कि नहीं, यहाँ पे सिर्फ मुसलमान रहेगा। और इंडिया में जो मुसलमान नहीं गए वो मुसलमान यहीं पे रह गए। तो इंडिया के लोग कहा कि चलो, जो पाकिस्तान चला गया वो पाकिस्तानी हो गया और जो यहाँ पे रह गया वो इंडियन हो गया, मतलब भारतीय हो गया। लेकिन अब देख लीजिए मुसलमानों की क्या बात हो गई है, यहाँ पे आबादी फैलाकर फिर यहाँ पे पाकिस्तान बनाने वाला। तो ये चीज़ भागीदारी था, और इनका कहने का मतलब है कि सभी भागीदारी बनाए रखे ताकि कभी भी जाति धर्म या संप्रदाय के लोग को विभाजन की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। सही बात है, लेकिन अब यह स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रहा है। अगला 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कहता है कि सत्ता की सरदारी की अलग अलग तरीके क्या हैं। सत्ता की जो सरदारी होता है ये अलग अलग तरीका है। ये क्या क्या अलग तरीका है? तो सत्ता की सरदारी के 2 तरीके हैं जो इस प्रकार है। क्या है? पहला है गठबंधन के माध्यम से। गठबंधन का मतलब आपको समझ में आता है, जब आप किसी को एक साथ अकेला नहीं हरा सकते हैं तो आप 5 आदमी मिलकर एक आदमी को हराइएगा, उसी को गठबंधन कहते हैं। ये सभी दल एक साथ मिल जाता है, गार्ड बांध लेता है, उसे गठबंधन कहते हैं। लोकतंत्र में सत्ता सरदारी बनाने के लिए अलग अलग विचारधारा वाले राजनीतिक दल समझौता के माध्यम से गठबंधन करते हैं। पहले समझा दिया ना, अब आपको एग्जाम्पल में समझाते हैं। जैसे कि इस बार 2024 में केंद्रीय चुनाव संगठन था, मतलब चुनाव था, ठीक है, केंद्र सरकार का, यानी कि प्रधानमंत्री का चुनाव था। प्रधानमंत्री बीजेपी के दल है बीजेपी, जो कि क्या है, अकेले थे। बीजेपी क्या था, अकेला एक समूह है। और कांग्रेस क्या था, कांग्रेस क्या था, वो भी अकेला था। लेकिन देखा कि हम अकेले नहीं जीत रहे हैं, तो उसने क्या किया, कांग्रेस लोजपा को मिला लिया, आरजेडी को मिला लिया, ठीक है, और अखिलेश यादव को मिला लिया, ममता बनर्जी को मिला लिया। ये सभी जो दल थे अलग अलग पार्टी के थे, अलग अलग पार्टी के नेता थे, सबका पार्टी अलग अलग था। लेकिन जब मोदी जी को हराना था तो उन्होंने क्या किया, गठबंधन कर लिया, यानी कि सभी विचारधारा। अब यहाँ पे समझिए क्वेश्चन को, अलग अलग विचारधारा वाले राजनीतिक दल, जैसे कि अखिलेश यादव अलग विचारधारा के हैं, ममता बनर्जी अलग विचारधारा के हैं, लालू यादव जी अलग विचारधारा के हैं। तो सभी का विचारधारा अलग वाले राजनीतिक था। जब एक दल समझौता कर लेता है, एक साथ मिल जाता है, उसी को क्या कहते हैं, गठबंधन करते हैं। और दूसरा है कि समूह के माध्यम से लोकतंत्र के अनेकता में एकता की पहचान है, जिसे विभिन्न समूह के लोग आपसी समझौते से सत्ता की समझदारी कर सकते हैं। तो ये जितने जो क्वेश्चन थे, शॉर्ट क्वेश्चन थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, सॉरी अति लघुतरीय लघुतरीय मिक्स थे। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं ये दीर्घोत्तरीय, जो कि क्वेश्चन जो है 5 नंबर के पूछा जाता है, जो कि 17 से स्टार्ट होता है। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही एक्सप्लेनेशन वेरी इजी से करा रहा हूँ, ठीक है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो राजनीतिक दल की एक क्या पूछा कि राजनीतिक दल की किस तरह से सत्ता में सरदारी करते हैं। राजनीतिक जो दल होता है सत्ता में कैसे सरदारी करता है, तो राजनीतिक दल सत्ता में सरदारी आपसी समझौते के माध्यम से करते हैं। जब किसी विधानसभा या लोकसभा के चुनाव में जब किसी राजनीतिक दल के सरकार बनाने के लिए निर्धारित बहुमत प्राप्त नहीं होती, तो ऐसी स्थिति में अलग विचारधारा रहने के बावजूद कुछ दल आपस समझौता करते हैं, जो कि राजनीति की भाषा में गठबंधन कहलाता है। इसी गठबंधन के माध्यम से राजनीतिक दलों के द्वारा सत्ता में सरदारी होती है। सत्ता में सरदारी, जिसकी कभी बात समझ लीजिए कि मोदी जी अकेले उतना सीट ला दिए और कांग्रेस ने सभी दल मिलकर भी उतना सीट नहीं ला पाया। तो उसने कांग्रेस सोचा कि मैं तो अकेले जीत नहीं पाऊंगा, इसलिए सभी पार्टी को एकजुट कर लिया, जिसको बना दिया INDIA, एक संगठन बना दिया। एक बनाने के बाद फिर मोदी के साथ लड़ने गए, मोदी जी अकेले उतना नंबर ला दिए, ये लोग भाई सब मिलकर भी उतना नंबर नहीं ला पाया। तो यही समझ गए गठबंधन। चलिए अगला हम बात करते हैं कि और पूछा अगला क्वेश्चन की गठबंधन की सरकार में सत्ता सरदारी कौन कौन करते हैं। अब देखिए, जब गठबंधन सरकार में अगर कोई जीतेगा तो भाई सरकार कैसे बन जाएगा। सोचने वाली बात है कि जब गठबंधन जब होगा तो सब विचारधारा के नेता अलग अलग होंगे। अगर एग्जाम्पल में आपको हम दें, ममता बनर्जी, ठीक, लालू हम ले लेते हैं, उसके बाद हम ले लेते हैं अखिलेश ले लेते हैं, उसके बाद एक और हम ले लेते हैं केजरीवाल ले लेते हैं, और उसके बाद हम ले लेते हैं क्या, हम ले लेते हैं, इनका नाम क्या था, राहुल ले लेते हैं, ठीक है। और बहुत सारे नेता हैं जिसको भी मुझे याद नहीं है फिलहाल। ये जो भी नेता जो हैं, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, ठीक है, तो ये सभी जो नेताएं हैं, बताइए आप ध्यान से और समझ कर बताइएगा कि अगर कोई जीतता तो बताइए इसमें प्रधानमंत्री कौन बनता। ये कहता कि हम बनेंगे, ये कहेगा कि हम बनेंगे, ये कहेगा कि हम बनेंगे, और केजरीवाल कहता कि हम बनेंगे, अखिलेश यादव कहता कि हम बनेंगे। तो क्या इस स्थिति में गठबंधन सरकार चल पाता? नहीं चल पाता। सोचने वाली बात है कि आपस में ही लड़ जाते, आपस में सीट के लिए लड़ते झगड़ते, तो ये तो देश चला ही नहीं पाता। अब हम बात करते हैं गठबंधन की। गठबंधन सरकार में सरकार के विभिन्न राजनीतिक दल ही करते हैं, क्योंकि राजनीतिक दल की चुनाव जो होता है आयोग द्वारा मान्य दिया जाता है, जिसके आधार पर राजनीतिक दलों का दल समझौता के माध्यम से गठबंधन को तैयार किया जाता है। गठबंधन बनाने के बाद जितने भी राजनीतिक दल होते हैं इसमें क्या करते हैं, भाग लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, एक बैठक होता है। सभी बैठक में सभी से पूछा जाता है कि हम ऐसा गठन बना रहे हैं, आप सभी को साथ देना है, ऐसे करना है, हम सभी को मिलकर फलना आदमी को हरा देना है, फलना को नीचे दिखा देना है, गिरा देना है, ढकेल देना है, मतलब ऐसी विचारधारा लोग बनाते हैं। ये राजनीतिक एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है। तो गठबंधन बनाने के बाद जितने भी लोग भाग लेते हैं और वह सामूहिक रूप से एक कार्यक्रम निर्धारित करते हैं, जो एजेंडा कहलाते हैं। इसी एजेंडा के द्वारा सत्ता में सरदारी बनाकर सरकार का गठन करते हैं और साथ ही शासन व्यवस्था को भी संचालित करते हैं, और सभी मिलकर सरकार चलाते हैं। तो ऐसे सरकार जो होता है ना, पकड़ू धकड़ू सरकार हो जाता है भाई, सही से देश नहीं चला पाएगा। समझने वाली बात है।
उसके बाद आता है दबाव समूह किस तरह से सरकार को प्रभावित कर सत्ता में साझेदारी बनाते हैं। तो दबाव समूह जो होता है साझेदारी सत्ता के प्रत्यक्ष रूप से बना कर अप्रत्यक्ष साझेदारी बनाने का प्रयास करते हैं। इस क्रम में विभिन्न वर्ग के लोग साथ मिलकर एक समूह का निर्माण करते हैं जो दबाव समूह कहलाता है, जिसका उद्देश्य सरकार के कार्य पर ऊपर नजर रखता है और कभी भी सरकार यदि जनता के हित में अनदेखा करती है तो दबाव समूह द्वारा दबाव समूह विरोधी आंदोलन प्रदर्शन करते हैं। अब इस टॉपिक को थोड़ा सा समझ लीजिए। अच्छा, थोड़ा सा और है, हड़ताल पर कदम उठाते हैं और जाते इस तरह का दबाव समूह सत्ता में साझेदारी बनाकर सरकार को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। अब जैसे कि मान लेते हैं, ठीक है, अभी मोदी जी का सरकार है, ठीक, और कहीं कहीं पे कांग्रेस की सरकार है, कहीं कहीं पे कांग्रेस जीत गई, कहीं पे कोई भी राज्य में कांग्रेस का सरकार बन गया, किसी में पूरा मोदी जी का सरकार है। तो अब जहाँ पे कांग्रेस का सरकार है, मोदी जी को अगर कोई प्लान लाते हैं, कोई योजना लाते हैं, तो वो क्या करेगा, कांग्रेस भी उस योजना से सहमत होगा तभी वो योजना आगे बढ़ेगा। अगर वो सहमत नहीं होता है तो उस पर क्या करेगा, वो विवाद करेगा, उस पर क्या करेगा, कार्रवाई करेगा कि नहीं हमको ये योजना ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। तो वो नज़र डालता है कि किसी के भेदभाव तो नहीं हो रहा है। सॉरी, कोई अगर प्रधानमंत्री कोई अगर योजना लाते हैं तो ये योजना किसके हित में है, सबके हित में है कि नहीं, क्या भेदभाव करता है, क्या ऊंच नीच करता है। तो उस पर क्या करता है, जो दल होते हैं, दूसरे दल के नेता, प्रतिपक्ष के नेता होते हैं, उस पर ये ध्यान देते हैं और उस पर दबाव बनाते हैं कि आपको ऐसे नहीं करना है। समझ आ गया? चलिए, और ये जो अब अगला क्वेश्चन आ रहा है 25 नंबर जो भी आता है BC, ये सभी क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ ध्यान से देखना है, समझना है, अपने हक के लिए आवाज़ उठाना है। जब तक आप कुछ पढ़िएगा नहीं, आपके पास कुछ नॉलेज नहीं होगा, फिर आप क्या पढ़िएगा। पहला है जिला परिषद के 3 कार्यों को लेकर। अब जिला परिषद के क्या क्या कार्य होता है, तो हर क्षेत्र में क्या होता है, हर राज्य में, हर प्रखंड में जिला परिषद होता है, ठीक है। अब जिला परिषद के कार्य क्या है, वो काम क्या करता है, तो देखिए जिला परिषद के 3 कार्य होता है। कौन कौन होता है, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत भी संबंधित स्थितियाँ करना। दूसरा है कि विभिन्न पंचायत समिति द्वारा तैयार की योजनाओं को संतुलन करना। और तीसरा शिक्षण संस्थाओं को व्यवस्था उनका विकास करना। आप समझ लीजिए, अगर शिक्षा क्षेत्र में और कोई भी चीज़ की ज़रूरत है, अगर स्कूल में नल नहीं है, स्कूल में कल नहीं है, स्कूल में शौचालय नहीं है, स्कूल में बेंच नहीं है, स्कूल में टीचर समय पर नहीं आता है, तो आप जिला परिषद को क्या कर सकते हैं, खत लिख सकते हैं। अगर दूसरा, ये तो तीसरा नंबर था, पहला था पंचायती समिति और ग्राम पंचायत के 3 बीच संबंधित स्थापित करना। और इसमें पंचायत समिति और ग्राम पंचायत में जितने भी योजना आते हैं ये जिला परिषद के अंदर से आते हैं। उसके बाद विभिन्न पंचायत समिति द्वारा तैयार की योजनाओं का संतुलन करना था। पंचायत में जितने भी योजना जो आते हैं समिति के द्वारा, ये भी आता है जिला परिषद के आता है। और कोई भी चीज़ इससे रिलेटेड आपको कोई भी चीज़ का जरूरत है, आप जिला परिषद से भेंट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, मांग कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि नगर निगम की आय प्रमुख साधनों को बताइए। नगर निगम की अगर बात करें तो इसकी आय क्या है, इसके क्या साधन है, ठीक है। तो नगर निगम अपने संचालन कार्य हेतु प्रकार से आप अर्जित करता है और नगर निगम कई प्रकार के कर लगाता है। कर मतलब क्या होता है, टैक्स होता है, जो विभिन्न प्रकार के करों में मकान पर कर, शौचालय पर, पशु पर और छोटे छोटे वाहनों पर, ठेला रिक्शा आदि पर प्रमुख इन करों से प्राप्त आय की राशि इतनी कम होती है कि नगर निगम का कार्य इससे नहीं चल पाता है। अब देखिए, नगर अगर आप सोचिए कोई ठेला देता है, कोई ठेला अगर चलाता है, सब्जी बेचता है ठेला पर या रिक्शा चलाता है, टैक्स नहीं देता है, वो भी टैक्स देता है। अगर आप बाजार कहीं पर देखिएगा, सब्जी मंडी बाजार होता है, तो वहाँ पर टैक्स के रूप में क्या होता है, पौड़ी होता है ना, वो भी टैक्स होता है। आप रोड पर चलते हैं, उसका भी टैक्स होता है, ठीक है। तो सभी का टैक्स लगता है। और ये टैक्स से क्या होता है कि नगर निगम को इससे पैसा बचत नहीं पाता है और इससे यह नगर निगम का व्यवस्था भी नहीं चल पाता है, जिसके चलते राज्य सरकार समय समय पर आर्थिक अनुदान देकर नगर निगम के वार्षिक बजट क्षतिपूर्ति करती है और नगर निगम के प्रकार नीलामी के माध्यम से आय अर्जित करती है, जिसके माध्यम से क्या होता है, नहीं हो पाता है तो राज्य सरकार इसको हेल्प करती है। अगला है संविधान का निम्नलिखित संशोधन का वर्णन करें। तो आगे क्या कहता है कि भारतीय संविधान का प्रमुख विस्तार इस प्रकार से है। पहला कि भारतीय संविधान दुनिया की सबसे बड़ी संविधान है। भारतीय संविधान में लचील और तथा कठोर है। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष राज्यों की स्थापना करता है। भारतीय संविधान समानता का अधिकार देता है। तो देखिए, समानता का जब अधिकार देता है तो आप लोग को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है कि जब समानता का अधिकार देता है तो मुस्लिम के लिए अलग कानून, हिंदू के लिए अलग कानून क्यों। मुस्लिम मदरसा चलाता है जिसमें सिर्फ कुरान पढ़ाया जाता है, तो हिंदुओं में एक ऐसा भी तो कॉलेज, ऐसा भी तो संस्था होना चाहिए जिसमें रामायण पढ़ा जाए, जिसमें महाभारत पढ़ाया जाए, जिसमें व्यास पढ़ाया जाए, वेद पढ़ाया जाए, रामचरितमानस पढ़ाया जाए, ऐसा भी तो होना चाहिए। लेकिन संविधान में लिखा हुआ है कि सबके लिए समानता का अधिकार है, लेकिन समानता का अधिकार नहीं है। आपको समझने की जरूरत है। जब मदरसा चल सकता है, मदरसा सिर्फ कुरान बाइबल ये सब पढ़ाया जा सकता है, तो फिर हिंदू धर्म में महाभारत क्यों नहीं, रामायण क्यों नहीं, गीता क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता। इस पर सोचने वाली बात है। अब वीडियो को मेरा नोट कर लीजिएगा। भारतीय संविधान एक संघीय संविधान है। भारतीय संविधान लोक कल्याण के राज्यों की स्थापना करता है। भारतीय संविधान कोई संविधान का मिश्रण नहीं है। ये भारत संविधान जो, इसमें किसी तरह का भी मिश्रण नहीं किया गया है। संविधान के विषय नहीं है। संविधान सभा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था करता है। संविधान मौलिक अधिकार दिया गया। हमें हर तरह का मौलिक अधिकार है। हम कहीं भी जा सकते हैं, कुछ हम स्कूल जा सकते हैं, कॉलेज जा सकते हैं, हमको जो इच्छा करे वो खा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, मुझे पूरे अधिकार है। उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी होता है। हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी खेल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, यानी कहीं जा सकते हैं, हमारी आज़ादी है भाई, हमको कहीं जाने का, कहीं खेलने का, कूदने का, हर तरह आज़ादी है। उसके बाद भारतीय संविधान का अन्य देशों की अच्छाइयों को अपनाया गया। तो देखिए, लोग कहता है कि भारतीय संविधान में जो है ना दूसरे देश को बातों को अपनाया गया, तो ऐसा नहीं है। मतलब दूसरे देश की जो अच्छाई होती है, दूसरे देश की, उस अच्छाई को इस संविधान में डाला गया। नहीं तो प्योर संविधान जो है ये भारत का है, जो भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखा गया है। बस बाहर का कोई चीज़ होता है ना, इंपॉर्टेंट अच्छी चीज़, उसको इसमें नोट किया गया है, ठीक है।
चलिए अगर क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या करता है कि नगर निगम के प्रमुख कार्यों का बताइए, नगर निगम के क्या क्या कार्य होता है। तो इस टॉपिक को अगर पढ़ लेते हैं ना भाई यार, नगर निगम में आप लग जाइए जाके। अगर आपको लगे कि नगर निगम आपके लिए कुछ गलत कर रहा है, आपका कोई काम नहीं कर रहा है, तो देखिए नगर निगम के क्या क्या कार्य है। अब जाइए, अगर आप यहाँ पे जो हम बताने वाले हैं इससे रिलेटेड कोई भी आपके पंचायत में, नगर पंचायत में अगर इस तरह का गलत सुविधा नहीं है, तो आप नगर पंचायत को घेरिए और जोर से बातें कीजिए। जोर से मतलब प्यार से बताइए कि ये चीज़ है। अब क्या क्या बातें हम आपको बता रहे हैं। पहला हम बात करें क नंबर, नगर क्षेत्र की नालियों, पेशा और खान शौचालय, खाना शौचालय आदि निर्माण करना एवं उनकी देखभाल करना। अगर आपके नगर पंचायत में अगर नाली ठीक नहीं है, शौचालय सही नहीं है, आप नगर निगम को खत लिख सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। कूड़ा करकट था, गंदगी सफाई करना नगर निगम का काम होता है। पीने का पानी का प्रबंध नगर निगम का काम होता है। गुलियों, पुलों एवं बगीचों की साफ सफाई का निवारण नगर निगम का काम होता है। मनुष्य तथा पशुओं के लिए चिकित्सा केंद्र का स्थापित करना ये एवं छुआछूत केंद्र की जैसे बीमारियों पर रोक लगने का प्रयास करना ये भी होता है नगर निगम का। लेकिन आप पढ़ते नहीं हैं। हम जो भी अगर हमारे चैनल पे देखिएगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत अच्छे क्वेश्चन बताया जाता है, लेकिन आपको देखना नहीं है। आपको देखिए कुछ चीज़ पढ़िए, समझिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो देखिए अगर आपके पास ये नॉलेज ही नहीं रहेगा कि नगर निगम क्या काम है, नगर निगम क्या करता है नहीं करता है, तो आप कैसे किसी से लड़िएगा, कैसे किसी से बात कीजिएगा। तो इसलिए वीडियो को सही से देख लीजिए। अब नगर निगम का काम हमको अब बता दिए क्या क्या है। और है छुआछूत पर प्राथमिक स्थिति सरकारी विद्यालय पुस्तकालय स्थापना और व्यवस्था करना। अगर सरकारी स्कूल में पुस्तकालय नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, तो आप उसको खत लिखिए कि हमारे विद्यालय में पुस्तकालय नहीं है और ये क्षेत्र आपका पड़ता है, आप इसको व्यवस्था करवाइए, हमको पढ़ने में कठिनाई होती है, बुक नहीं है, ये नगर निगम का काम है, नगर निगम करवाएगा। अगला है विभिन्न कल्याण केंद्रों जैसे मातृ केंद्र, शिशु केंद्र, वृद्धा आश्रम की स्थापना एवं देखभाल करना। और कहीं आपके क्षेत्र में शिशु केंद्र नहीं है, वृद्धा आश्रम नहीं है और वहाँ पर देख रेख नहीं होता है बढ़िया से, तो आप ये सभी का जिम्मेवार कौन है, नगर निगम है। ठीक, और भी है। अगला क्या है कि खतरनाक व्यापारों से रोकथाम, खतरनाक जानवरों का, पागल कुत्तों को मारने का प्रबंध करना। अगर मान लेते हैं कि भी खतरनाक जानवर है, पागल कुत्ता है, तो उसको मारना, उसको कृषि विभाग में भेज देना, उसे रेस्क्यू करवाना, ये सभी का काम होता है नगर निगम का होता है। दूधशाला एवं डेयरी की स्थापना प्रबंधन करना। अगर आपके क्षेत्र में दूधशाला नहीं है, दूध के प्रबंधन नहीं है, उस तरह का व्यवस्था नहीं है, व्यवसाय नहीं है, तो ये काम होता है नगर निगम का। उसके बाद नगर में बस चलवाना, आग बुझाना आदि का प्रबंधन। अगर नगर निगम के पास अगर बस नहीं है तो नगर निगम क्या करे, वहाँ पे एक बस चलवाए क्षेत्र में, तो ये नगर निगम का काम होता है। जन मृत्यु के पंजीकरण का प्रबंध करना, ये भी होता है नगर निगम का काम होता है। ठीक है, आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 24 का बिहार में ग्राम पंचायत के कार्यों का शक्तियों का वर्णन करें। अब हम बात करते हैं बिहार में ग्राम पंचायत। बिहार में ग्राम पंचायत क्या है, तो ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत की शक्तियाँ इस प्रकार है। अभी अगर बिहार से हैं और बिहार में ग्राम पंचायत के बारे में नहीं जानते तो यहाँ से जान लीजिए। पंचायत क्षेत्र में विकास के वार्षिक भोजन को तैयार करना, प्राकृतिक विषय सहायता में प्रदान करना, सार्वजनिक संपत्ति में अतिक्रमण हटाना, समुदाय कार्यों में सहयोग देना। उसके बाद आता है ग्राम पंचायत की शक्तियाँ की बात करते हैं। तो ग्राम पंचायत की शक्ति की बात करें तो ग्राम पंचायत निम्नलिखित शक्तियाँ होती है, जैसे कि अब क्या क्या है इसको भी देख लीजिए। तो अगर बात करें तो पहला है संपत्ति अर्जित करना, धारणा करना, उसे निपटने तथा उसकी संविधान में सुविधा करने की शक्ति होना। उसके बाद है करारोपण। करारोपण क्या होता है, जैसे कि जल कर, स्वच्छता कर, मेलों घाटों में संबंधित और वाहनों से निबंध पर फीस तथा क्षेत्रीयों में चलाए व्यवसाय नियोजन पर रोक लगाना। जैसे कि स्वच्छता है, कहीं पे मेला में कूड़ा करकट लग गया, वहाँ से धुआं निकलता है, तो इसको भी ध्यान देना, इसकी काम है। राज्य वित्त आयोग के अनुसार पेंचित करना और सहायता का अनुदान प्राप्त करना, ये सभी चीज़ें होते हैं ना, ये नगर पंचायत के ये जो आते हैं हमारे ग्राम पंचायत के अंतर्गत काम आते हैं। ठीक है, अब और यहाँ से ये लास्ट क्वेश्चन मेरे थे। यहाँ पे जितना मैंने बताया ये सभी कितने थे, लास्ट क्वेश्चन थे। चलिए क्वेश्चन समाप्त। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगा हुआ। और मैंने जो भी वीडियो कराया सभी का एक्सप्लेनेंस भी बहुत ही आसान भाषा में कराया, आसान तरीकों से कराया। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू।